1960s में ब्रिटेन पोस्ट वॉर की तंगी से उबर रहा था। एक नई एनर्जी उसके शहरों में थ्योड़ रही थी। लंथन झूम रहा था, म्यूजिक बिठेला, फैशन में धमाका हुआ। लेकिन इस चमक थमक के नीचे पावर और पैसे के पुराने सिस्टम कायम थे। ऐसा ही एक सिस्टम था, दी रॉयल मेल। इसकी ट्रेनें थी इश्क की लोहे की आर्टरीज जैसी थीं, जो सिर्फ चिट्ठियां ही नहीं बल्कि बड़ी बड़ी रकमें भी रात में चुपचाप ले जाती थीं। ये ट्रेनें ब्रिटिश रिलायबिलिटी के सिंबल, घड़ी की सुई की तरह चलती थीं, रात देर रात। उनके सीधे साथी डिब्बों में खजाना भरा होता था, पुराने नोट नष्ट करने के लिए और नए नोट सर्कुलेशन के लिए। कैश की क्वांटिटी हैरान कर थीने वाली थी। पैसों की एक नैन थी जो अंधे की बहती थी, रूटीन से प्रोटेक्टेड और इस असम्पशन से गार्डेड कि वो इनविंसिबल हैं। कौन ऐसे सिस्टम को चैलेंज करने की हिम्मत करेगा? ये अनथिंकेबल लगता था। ट्रैवलिंग पोस्ट ऑफिसेज या टीपीओज एफिशिएंसी के कमाल के नमूने थे। चलती ट्रेन में डेडिकेटेड स्टाफ मेल सॉर्ट करता था। सिक्योरिटी काफी मजबूत लगती थी, लॉक्ड दरवाजे, स्टील साइडेड डिब्बे। चलती ट्रेन में एक बड़ी रॉबरी का आइडिया पुराने जमाने की बात लगती थी, लेकिन 60s का थ्योर, बतलाव और हिम्मत दिखाने का टाइम था। पुरानी सर्टेनिटीज पर सवाल उठ रहे थे। कुछ लोगों के लिए इजी मनी का एल्यूर इरेजिस्टिबल था। क्रिमिनल थ्योरियां इवॉल्व हो रही थी और ज्यादा एम्बिशियस और ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड। रॉयल मेल की ट्रेनें अपनी स्ट्रेंथ के बावजूद एक टेम्पटिंग टारगेट बन गई, एक चैलेंज जो किसी के इंतजार में था। मंच तैयार था एक ऐसी इवेंट के लिए जो पूरे तीश को हिलाकर रख थीने वाली थी। एक क्राइम जो लेजेंड बनने वाला था। द ग्रेट ट्रेन रॉबरी इतिहास में दर्ज होने वाली थी। सवाल ये था, इसे लिखने की हिम्मत कौन करेगा और वो किस हद तक जाएंगे? ये गैंग अलग अलग पर्सनालिटीज का मिक्स था, जिन्हें लालच और एम्बिशन ने एक कर दिया था। कुछ लोगों के लिए ये सब बस मनी के लिए था और रेनॉल्ड्स जैसों के लिए ये एक चैलेंज था। वो मानते थे कि वो ज्यादा स्मार्ट हैं, किसी भी और से ज्यादा बोल्ड। सब कुछ थियाव पर लगाने को तैयार थे, क्रिमिनल हिस्ट्री में अमर होने के एक मौके के लिए। प्लान पर काम शुरू हो गया था। स्टेक्स पहले से कहीं ज्यादा ऊंचे थे। ये उनका मोमेंट था और वो इसे हासिल करके ही रहने वाले थे। मुझे तो बस अपना हिस्सा चाहिए था, किसी बड़ी चीज का हिस्सा बनने का मौका। चार्ली विल्सन, वो साइलेंट ट्रेजरर, फाइनेंसेस को बिल्कुल स्ट्रेट रखता था। रॉनी बिग्स, जिसे उसकी ट्रेन की नॉलेज के लिए लाया गया था, ऐसा माना जाता था वो मास्टरमाइंड से ज्यादा एक अपॉर्चुनिस्ट था। मैं बस जैसे तैसे गुजारा करते करते थक गया था। मुझे एक बिग स्कोर चाहिए था, कुछ ऐसा जो सब कुछ बीठेल थी। उसकी गैंग में सब मंझे हुए प्रोफेशनल थे। गॉर्डन गूडी एक थिमटफ और जुगाड़ू, बस्टर एडवर्ड्स एक एक्स बॉक्सर जो एक बिग स्कोर के लिए बेताब था। मैं कुछ ऐसा करना चाहता था जिसे हमेशा याद रखा जाए। और फिर एंट्री होती है ब्रूस रेनॉल्ड्स की। कोई मामूली क्रिमिनल नहीं, सुआवे, इंटेलिजेंट और बहुत मेटिकुलस। रेनॉल्ड्स को सिर्फ मनी की भूख नहीं थी, बल्कि एक परफेक्ट क्राइम करने का थ्रिल और उससे मिलने वाली फेम भी। वो एक प्लानर था, एक ऐसा इंसान जो हिस्ट्री बनाना चाहता था। अल्स्टर मैन की टिप ने तो जैसे होश ही उड़ा दिए थे। एक रॉयल मेल ट्रेन की डिटेल्स जिसमें सोचा था उससे भी ज्यादा कैश जा रहा था। मिलियंस, वो भी पुराने अनट्रेसेबल बैंकनोट्स में। इंफॉर्मेशन एक थेम पक्की थी, डेट, रूट, वैल्यू। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो मानो उनकी झोली में आ गिरी थी। रेनॉल्ड्स ने सारी डिटेल्स क्रॉस चेक की। टिप असली लग रही थी, इसका स्केल तो होश उड़ाने वाला था। एक ऐसा स्कोर जिससे उनकी पूरी लाइफ सेट हो जाती। अल्स्टरमैन के मोटिव्स साफ नहीं थे, बिथेला, लालच या कुछ और गहरा। लेकिन इस इंफॉर्मेशन ने रेनॉल्ड्स के अंदर एक आग सी लगाती थी। परफेक्ट क्राइम के सपने को अचानक एक असली टारगेट मिल गया था। प्लानिंग शुरू हुई। जल्द ही एक ट्रेन गुजरने वाली है, उसमें मिलियंस होंगे। अगर तुम्हें ये चाहिए तो तुम्हें ये सब जानना होगा। ग्रेट ट्रेन रॉबरी का बीज एक खुसर फुसर से बोया गया था, एक टिप, एक मिस्टीरियस सोर्स से, जिसे लोग सिर्फ अल्स्टरमैन के नाम से जानते थे। उसकी असली पहचान आज भी एक मिस्ट्री है। कुछ कहते हैं कि वो कोई नाराज पोस्टल वर्कर था, तो कुछ कहते हैं कि कोई बड़े लेवल का इन्फॉर्मेंट। रेनॉल्ड्स को लगता था कि उसने हर चीज सोच ली है। जैसे जैसे तय तारीख पास आती गई, टेंशन बढ़ता गया। हर डिटेल जरूरी थी। प्लान बड़ा डिटेल्ड था, मानो क्रिमिनल इराथियों का एक कॉम्प्लेक्स डांस हो। गैंग तैयार थी, काउंटडाउन शुरू हो चुका था। परफेक्ट क्राइम बस पहुंच में ही था, पर परफेक्शन एक खतरनाक धोखा है और जरा सी भी चूक भारी पड़ सकती थी। हमने हर चीज को बार बार चेक किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी नाटक की रिहर्सल कर रहे हो, बस स्टेक्स आसमान छू रहे थे। गैंग ने फार्म पर सारा सामान जमा कर लिया और उसे खरीदने के लिए एजेंट्स की हेल्प ली। उन्होंने नई टेक्नोलॉजी को अपनाया। रॉबरी के टाइम बात करने के लिए वॉकी टॉकीज, व्हीकल्स का जुगाड़ किया गया, नकली नंबर प्लेट्स तैयार की गईं, हर एंगल का ध्यान रखा गया।
रिकॉनेसांस मिशंस ने रेलवे लाइन की रेकी की और पुलिस पेट्रोल्स का टाइम नोट किया। सबके काम बांट दिए गए, कौन सिग्नल से छेड़छाड़ करेगा, कौन ट्रेन पर चढ़ेगा, कौन कैश को लेकर जाएगा। लेदर स्लेट फार्म वैसा ही था जैसा हमें चाहिए था, सबसे अलग थलग, पर जातिया थे और भी नहीं। टीम ने ट्रेन के टाइम टेबल को अच्छे से पढ़ा, रेलवे के तौर तरीके और टैक्टिक्स। उन्हें एक सेफ हाइड आउट चाहिए था। लेदर स्लेट फार्म, जो ओकली बकिंगहैमशर के पास एक सुनसान फार्म हाउस था, वो उनका अड्डा बन गया। हमें हर चीज एकदम परफेक्ट करनी थी। टाइमिंग, पीपल, इक्विपमेंट, गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। उल्स्टरमैन की टिप मिलने पर रेनॉल्ड्स ने बहुत बारीकी से प्लानिंग शुरू की, एक मिलिट्री स्टाइल ऑपरेशन। वो रिगिड सिग्नल लाल चमक रहा था। ड्राइवर जैक मिल्स ने वार्निंग तीखी और ब्रेक्स लगा दिए। वो मैसिव ट्रेन स्क्रीच करते हुए रुकी, ठीक वहीं जहां गैंग उसे रोकना चाहता था। ट्रैप काम कर गया। पहला फेज कंप्लीट हो गया था। गैंग आगे बढ़ा। हाइस्ट शुरू हो चुकी थी। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। परफेक्ट क्राइम शुरू हो चुका था और थियोनिया जल्द ही उनके नाम जानने वाली थी। एक लेजेंड का जन्म हो चुका था, लेकिन लेजेंड्स की एक कीमत होती है और वो कीमत अब चुकानी पड़ने वाली थी। फिर उन्होंने सुना लोकोमोटिव की आवाज, जो और तेज और पास आती जा रही थी। सालों की प्लानिंग, हफ्तों की प्रिपरेशन, सब कुछ इन्हीं मोमेंट्स पर आ टिका था। द ट्रैवलिंग पोस्ट ऑफिस, द अप स्पेशल, अपना कीमती कार्गो ले जाते हुए। अंधेरे में हर आवाज एम्पलीफाइड हो रही थी। हम ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। जैसे जैसे 7 अगस्त 1963 की रात गहरी होती गई, गैंग ने अपनी पोजीशंस ले ली। ये एक केयरफुली रिहर्स किया गया मैन्यूवर था, जिसे एक ऑफिशियल स्टॉप की नकल करने के लिए डिजाइन किया गया था। गैंग का एक मेंबर, जो रेलवे सिस्टम्स का एक्सपर्ट था, ने सिग्नल को रेड थे खाने के लिए रिगेट करते या ट्रेन रोकने का उनका मेथड बड़ा इंजीनियस था। रेलवे सिग्नल्स को ग्रीन से रेड कर थी ना। यहीं पर हमारा ऑडेशियस प्लान या तो कामयाब होता या फिर बिखर जाता। हम इस स्पॉट को अच्छे से जानते थे। अंधेरा और आइसोलेशन हमारे एलाइज थे। चुनी हुई लोकेशन ट्रैक का एक सेक्लूडेड हिस्सा थी, ब्राइडगो ब्रिज, सीयर्स क्रॉसिंग के पास। आज के हिसाब से 50 मिलियन पाउंड से भी ज्यादा था। गैंग ने वो कर तय खाया था जो इम्पॉसिबल था, लेकिन टाइम भागा जा रहा था। भागने का प्लान बिना किसी गड़बड़ के होना चाहिए था। एक एक सेकंड कीमती था। प्रेशर बहुत ज्यादा था। परफेक्ट क्राइम बस पूरा होने ही वाला था, लेकिन परफेक्शन तो बस एक धोखा होता है और किस्मत अपना गेम तय खाने वाली थी। अगला स्टेप सब कुछ डिसाइड करने वाला था। भागने का सिलसिला शुरू हुआ और ये स्टोरी और भी फेमस हो गई। एक छोटी सी गड़बड़ के बावजूद हमने ज्यादा माल पर कब्जा कर लिया, अराउंड 2.6 मिलियन पाउंड्स। सब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं हुआ। हमारा जो तीसरा ड्राइवर था वो लोकोमोटिव चला नहीं पा रहा था, इसलिए हमें इंजर्ड मिल्स को ही यूज करना पड़ा। इसमें हमारा बहुत प्रेशियस टाइम वेस्ट हुआ। टीम वर्क एकदम परफेक्ट था। हर आदमी को अपना काम पता था। बैग्स का ढेर लग गया, लॉरी के लिए रेडी। ब्रिज पर गैंग ने कैरेज को घेर लिया। एक ह्यूमन चेन बनाकर 120 मेल बैग्स उतारे जो पुराने नोट्स से भरे हुए थे। इसमें जबरदस्त मेहनत लगी, जैसे टाइम से रेस लगा रहे हैं। जैक मिल्स इंजर्ड था, लेकिन उसे फोर्स किया गया इंजन और वैल्यूएबल सामान वाली कैरेज को ब्राइडगो ब्रिज तक ले जाने के लिए। मैं अपने कैब से निकला देखने के लिए कि क्या हुआ है, और मेरा सामना मास्क्ड अथेमियों से हुआ। मैंने फाइट करने की कोशिश की और मेरे सिर पर जोर से मारा गया। हमने जल्द ही से उसे बाकी ट्रेन से अलग करते या बाकी स्टाफ पीछे छूट गया। उन्हें कुछ पता नहीं था। हमारा फर्स्ट जॉब था वैल्यूएबल सामान वाली कैरेज को अलग करना, जिसमें कैश था। ट्रेन रुकते ही गैंग ने बड़ी खतरनाक तेजी और सफाई से अपना काम किया। यही अनदेखे निशान उनके पकड़े जाने का रीजन बनेंगे। जब वो जश्न मना रहे थे, वो अपने पीछे सुराग छोड़ते जा रहे थे। एक ऐसा सुराग जो पुलिस को सीधा उन तक पहुंचा थेगा। द परफेक्ट क्राइम अब खुलने लगा था। टाइम निकलता जा रहा था, शिकंजा कसता जा रहा था। ये जश्न कुछ ही थियर का था। इसका अंजाम थियोर तक असर करने वाला था। ये लेजेंड अब एक सबक सिखाने वाली कहानी बनने वाला था और पीछा शुरू हो चुका था। रॉबर्ट्स की किस्मत अब उनका साथ छोड़ रही थी। कानून उनके करीब पहुंच रहा था। कुछ लोग कहते हैं कि मैं केयरलेस था, दूसरे लोग उस अफराद फरी को ब्लेम करते हैं। प्लान ये था कि फार्म पर कुछ तेन छिप कर रहेंगे, फिर सब अलग अलग हो जाएंगे। रेनॉल्ड्स ने सख्त इंस्ट्रक्शंस दिए थे। फार्म हाउस को एकदम साफ कर थी ना, हर एक निशान मिटा थी ना। फोरेंसिक साइंस तरक्की कर रही थी। फिंगरप्रिंट्स उन्हें फंसा सकते थे। गैंग को हर टाइम ग्लव्स पहनने थे, लेकिन एक्साइटमेंट में या लापरवाही की वजह से इस रूल को पूरी तरह फॉलो नहीं किया गया। एक बहुत बड़ी चूक, केचप की बोतल पर फिंगरप्रिंट्स छूट गए, मोनोपोली सेट पर और दूसरी चीजों पर भी। एंथर मूड एकदम यूफोरिक था। हमने मेल बैग्स का ढेर लगाया, पैसे गिने और सेलिब्रेट किया। ऐसी कहानियां हैं कि असली बैंकनोट से मोनोपोली खेला गया, बियर पी गई और खाना खाया गया।
कुछ पल के लिए हम बादशाह बन गए थे। सफर काफी टेंस था, लेकिन हम बिना किसी की नजर में आए फार्म तक पहुंच गए। लॉरी लोड होते ही हम वहां से निकल लिए, गांव के अंधेरे कच्चे रास्तों से होते हुए लेदर स्लेट फार्म तक। ग्रेट ट्रेन रॉबरी ने ब्रिटेन को हिलाकर रख थिया। इसकी हिम्मत और इसका बड़ा स्केल हेडलाइंस में छाया रहा। पुलिस ने जोरों शोरों से तलाश शुरू कर थी, लेकिन गैंग मानो गायब हो गया था। फिर एक टिप ऑफ मिला। एक लोकल चरवाहे ने लेथर स्लेट फार्म पर कुछ अजीब हरकतें थी की। पुलिस ने जांच की। 13 अगस्त को रॉबरी के 5 दिन बाद वो खाली फार्म हाउस में घुसे। अंतर उन्हें जल्दबाजी में छोड़ा गया सामान मिला और सबूतों का खजाना। गैंग चला गया था, लेकिन निशान छोड़ गया था। फार्म हाउस सुरागों से भरा पड़ा था। खाने के खाली डिब्बे, स्लीपिंग बैग्स, औजार और सबसे जरूरी मेल बैग्स। कई खाली थे, लेकिन साफ था कि वो पोस्ट ऑफिस की प्रॉपर्टी थे। पुलिस तुरंत समझ गई ये रॉबर्स का अड्डा था। फॉरेंसिक टीमों ने चप्पा चप्पा छान मारा और फिर मिला बड़ा सुराग। फिंगरप्रिंट्स, दर्जनों फिंगरप्रिंट्स अलग अलग सर्फेसेस से उठाए गए। केचप की बोतल से, मोनोपोली गेम से, बियर के कैन से। ये प्रिंट्स गैंग से सीधा लिंक थे। पुलिस के पास अब ठोस सबूत थे। अब उन अननोन फेसेस को नाम दिए जा सकते थे। परफेक्ट क्राइम अब बिखर रहा था, शिकंजा कसता जा रहा था। रॉबर्स की एनोनिमिटी अब खत्म हो चुकी थी। ये कहानी अब पुलिस की जीत बन चुकी थी। पीछा और तेज हो गया। खेल का आखिरी त्योर शुरू हो चुका था। इंसाफ करीब आ रहा था। अब आगे क्या होगा? कौन पकड़ा जाएगा? क्या कोई जस्टिस से बच पाएगा? और ब्रूस रेनल्ड्स का क्या? लेदर स्लेट फार्म में जो डिस्कवरी हुई वो एक टर्निंग पॉइंट था, लेकिन ये एंड नहीं था। चेस तो अभी बस शुरू हुआ था, और भी ट्विस्ट्स और टर्न्स और सस्पेंस इंतजार कर रहा था। ग्रेट ट्रेन रॉबरी की लेजेंड अभी भी लिखी जा रही थी। पार्ट 2 में हम मैनहंट के बारे में जानेंगे, ट्रायल्स के बारे में, एस्केप्स के बारे में और उन मिथ्स के बारे में जो हमेशा रही। कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। जो लोग अभी भी फरार थे, उन पर प्रेशर बहुत इंटेंस था। वो पैसा एक बर्डन बन गया था। रखना डेंजरस, खर्च करना डिफिकल्ट। उनकी थियोसिटी खत्म हो गई, उसकी जगह डर और पैरानोया ने ले ली। हर नॉक, हर अनफेमिलियर फेस पुलिस हो सकती थी। लग्जरी के सपने नाइटमेयर बन गए थे। मीडिया ने इसे हाथों हाथ लिया। हर डेवलपमेंट फ्रंट पेज न्यूज थी। वांटेड पोस्टर्स लग गए थे। सस्पेक्ट्स के चेहरे अब सब पहचानने लगे थे। रॉबर्स एंटी हीरोज बन गए, वर्किंग क्लास लड़के जिन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को चकमा दी थिया था। ग्रेट ट्रेन रॉबरी एक क्राइम स्टोरी से ज्यादा बन गई थी। इसने पब्लिक की इमेजिनेशन को जकड़ लिया था। लेदर स्लेट फार्म की डिस्कवरी ने इन्वेस्टिगेशन को पूरी तरह बिठल थिया था। फिंगरप्रिंट्स फौरन स्कॉटलैंड यार्ड भेजे गए और नाम सामने आने लगे। उनकी गुमनामी का पर्थिया हट चुका था। हंट अब ऑन था। पार्ट 3 भी जरूर देखिएगा।